detail yesterday we started discussing about production planning and control, and a few terms, few new terminologies we learned here, like MRP, material requirement planning. Then we talked about MPS. What is MPS? MPS is master production schedule. DRP is distribution requirement planning. CRP is capacity requirement planning. Whereas we also discussed about MRP2. MRP2 is manufacturing resource planning. And why it is called 2? Because financial aspect is included with MRP, material requirement planning, when MRP is supported by finance factor, or when it is integrated with finance and accounting. It is called as manufacturing resource planning. Please remember this. And why planning is important? To achieve the set targets, planning is most important. MRP system works as a guideline for inventory. It also works as a guideline for purchasing, finance, production, engineering, sales, planning, and scheduling. But try and understand why material planning, material requirement planning is important. When we try and make some special dish in the house also, जब हम लोग कोई अच्छी सी डिश बनाने की सोचते हैं, मे बी से पाव भाजी, right? So पाव भाजी बनाने के लिए what we do, we first check what all material is available in our kitchen. Then we make a list of things we need to get it from outside. Maybe the masala, pav bhaji masala, then a few vegetables are not there, you will get that. Pav means the bread, you will get it, right? So ये सब चीजें जैसे आप प्लानिंग करने लगते हैं, that is material requirement planning. Material requirement planning में हम लोगों ने बात की थी BOM की, BOM, bill of material. Bill of material में it is a detailed component of material to be included in any product. वो कंपोनेंट का पार्ट, उसका प्राइस, कितने वो कंपोनेंट लगेंगे वो भी उसमें डिटेल में. अगर एक ही कंपोनेंट में 10 स्क्रूज लगने वाले हैं, सेम टाइप के स्क्रूज में भी अलग अलग ये रहते हैं, साइजेस रहते हैं, राइट? उसको बनाने का जो मटेरियल यूज होता है वो भी अलग अलग मेटल्स यूज होते हैं. काफी बार स्क्रूज एल्यूमिनियम के रहते हैं, काफी बार हार्डन्ड मटेरियल के रहते हैं, मतलब स्क्रूज को बहुत हार्ड किया जाता है, तो वो अनब्रेकेबल स्क्रूज भी कहलाते हैं. ये सब छोटी छोटी चीजों का हम लोग बिल ऑफ मटेरियल बनाते हैं. सो जैसे ही हम लोगों को पाव भाजी बनानी है तो ये सब चीजें हम लोगों को लगने लगती है. सो वी टॉक अबाउट मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग. अब मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग हम लोगों को इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए हेल्प करती है, परचेसिंग में करती है, बिकॉज परचेसिंग बहुत अच्छे से हो सकता है क्योंकि मेरे पास हर एक कंपोनेंट में कितने कितने स्क्रूज लग रहे हैं वो मुझे पता चल जाता है. इट मीन्स इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो कितने पाव लगने वाले हैं. पाव तो आपको लगने ही वाले, बट कितने लगने वाले हैं. आपको कॉलीफ्लावर लगने वाला है, बट देन कितने ग्राम्स लगने वाला है, राइट? आपको मसाला लगने वाला है, बट कितने पैकेट्स मसाले लगने वाले हैं. वेदर वो मसाला 200 ग्राम्स का होना चाहिए या 10, 15 या 50 ग्राम्स का छोटा सा पैकेट 10 रुपीज वाला भी चल जाता है. सो दैट इज बिल ऑफ मटेरियल. उसके प्राइस आ जाएगा. मतलब आप यहाँ घर में तो हम लोग रफली करते हैं, बट देन व्हेन वी डू इट इन ऑर्गेनाइजेशन परफेक्ट कैलकुलेशन रहता है और उसमें कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे वो भी उनके सामने आ जाता है एट अ क्लिक ऑफ अ बटन. पहले ये सब ऑन पेपर रहता था, अब ये विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ये बहुत ही फास्ट हो जाता है, राइट? एट अ क्लिक ऑफ अ बटन आपने मटेरियल डाला, उसका बिल ऑफ मटेरियल आपको मिल गया, कितना पैसा लगने वाला है एक यूनिट बनाने के लिए, वो लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. जैसे ही हम लोगों को डिमांड फोरकास्टिंग से पता चलता है कि आई नीड टू मैन्युफैक्चर 500 यूनिट्स इन अ डे और मे बी 500 यूनिट्स इन अ वीक, तो आई विल मल्टीप्लाई दैट अमाउंट विद 500. तो मुझे पूरा का पूरा कैश कितना लगने वाला है वो पता चल गया. एक बार आपको पता चल गया पैसे कितने लगने वाले हैं, अगर आपके पास उसमें से 75% मनी इज अवेलेबल, वर्किंग कैपिटल, और से मनी इज विद द क्रेडिटर्स मीन्स उसमें से कुछ आपके वेंडर्स भी हो सकते हैं, तो वो पैसा ऑलरेडी है. 25% पैसा नहीं है, तो आपने उसको लोन लेना है, आपने उसको किसी से बोरो करना है, या फिर आपने जो भी आपके फिक्स्ड एसेट्स है उसमें से कुछ
रिलीज करके मतलब बेच के आप लोगों ने ये पैसे खड़े करने हैं, ये सब डिपेंड होता है प्लानिंग में। देन फाइनेंसिंग मोर ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। प्रोडक्शन फाइनेंसिंग मोर ऑर्गेनाइज्ड क्यों होता है, जो मैं अभी आपको बता रहा था, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड, डिटेल में आपको पता चल जाता है। तो आपका जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो पता चल गया, बिकॉज बाकी तो सारे फिक्स कॉस्ट रहते हैं। यही जो मटेरियल कॉस्ट रहती है ये रहती है वेरिएबल कॉस्ट। लेबर कॉस्ट फिक्स है, मशीनिंग कॉस्ट फिक्स है, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट फिक्स है, आपके लाइट का जो बिल आ रहा है वो ऑलमोस्ट फिक्स ही रहता है, बिकॉज सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट यू आर टेकिंग फ्रॉम द मशीन एवरी मंथ। तो सेम लाइट बिल आ रहा है आपको, पानी का जो बिल आता है वो भी सेम ही आएगा, दैट इज फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे जो मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट बोल रहे हैं हम लोग उसको भी फिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे हम लोगों को कम तकलीफ होती है। ऑलवेज रिमेंबर, इन सब चीजों में हम लोग लीन के बारे में भी अभी सोचते हैं। लीन सिस्टम, लीन सिस्टम, लीन सिस्टम। परचेसिंग जीरो इन्वेंट्री, परचेसिंग मिनिमम इन्वेंट्री, परचेसिंग जस्ट इन टाइम। देन कम्स प्रोडक्शन, प्रोडक्शन भी एज पर एमपीएस होता है। मटेरियल सॉरी एमपीएस मतलब क्या, मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल से होता है। देन इंजीनियरिंग, MRP helps in planning and the time of design releases and changes. MRP में डिटेल में जब हम लोग कर रहे हैं तो हम लोगों को इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग इन शॉर्ट यहाँ पे इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि डिजाइन क्या रहेगा उस प्रोडक्ट का और वो किस लेआउट पे यूज होगा। सेल्स कम्स इजी टू चेक अपकमिंग डिलीवरी डेट्स, दैट गोज विदाउट सेइंग। एंड फाइनली प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, इसमें से एक पॉइंट रह गया हम लोगों का भी, शेड्यूलिंग, which we are going to learn after few minutes. So please remember, MRP performs these three functions majorly: order planning and control, when to release orders for what quantity, मतलब कितना quantity में वो order हम लोग देंगे, priority planning and control, comparison of expected date of availability with the need date of each item. Priority planning में कैसे रहता है, if a customer on the spot he is ready to buy your product, तो आप उसको थोड़ा सा हायर प्राइस में भी कोट करके, या फिर आपका कोई लॉयल कस्टमर रहेगा। लॉयल, व्हेन आई एम सेइंग कस्टमर मींस नॉट डायरेक्ट द पर्सन हु इज कंज्यूमिंग इट, आई एम टॉकिंग अबाउट द डीलर, होलसेलर्स, दोज हु बाय इन बल्क। यू आर अ फैक्ट्री, यू आर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, यू हैव योर ओन फैक्ट्री, वहां पे आपके डिसीजंस कैसे रहते हैं। तो कोई आपका लॉयल कस्टमर है जो आपसे हर बार हर साल आपसे 5000 यूनिट्स खरीदता है, राइट, एंड यू नो कि ही इज वेरी लॉयल। तो उसने अगर ऑन द स्पॉट आपको कुछ डेट्स दे दिए, उसने कुछ ऑर्डर दे दी, तो यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर प्लानिंग। जो पहले चल रहा था आपका, उसमें आपको थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। इस कस्टमर को थोड़ा सा प्रायोरिटी देके आप लोग अपना प्लान चेंज करने की कोशिश करेंगे। सो देयर वंस सच टाइप ऑफ orders occurs, you start prioritizing your planning also. Provisions of a basis for planning capacity requirement and development of broad business plans. So MRP हम लोगों को मदद करती है, कैपेसिटी जो है, प्लानिंग कैपेसिटी जो है, प्लान कैपेसिटी जो है, उसको जो रिक्वायरमेंट्स हैं और उसमें और कुछ डेवलपमेंट चाहिए क्या, जिससे हमारा ओवरऑल बिजनेस डेवलप हो जाए। अब MRP से हम लोगों को एक चीज पता चली है कि मेरे प्लांट की कैपेसिटी है 500 यूनिट्स अ डे। अ डे आई एम सेइंग, इन अ डे मैं बना सकता हूँ 500 यूनिट्स ऑफ एनी प्रोडक्ट। कोई भी अपने दिमाग में प्रोडक्ट ले लो, उसका 500 यूनिट्स हम लोग बात कर रहे हैं। इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट हाइपोथेटिकल सिचुएशन, 500 यूनिट्स वी आर मेकिंग। अब मुझे ऐसे लग रहा है फ्रॉम फोरकास्टिंग कि इंस्टेड ऑफ 500 वी नीड टू मैन्युफैक्चर 600 यूनिट्स और मे बी 700 यूनिट्स, या फिर उल्टा उसका देख लेते हैं हम लोग 400 यूनिट्स, बोथ साइड प्लस माइनस। ऐसे समय में हम लोगों को अपना जो कैपेसिटी है वो या तो बढ़ाना पड़ता है या तो फिर कम करना पड़ता है। बट देन व्हेन सच टाइप ऑफ ऑर्डर्स आर कमिंग इन अ शॉर्ट पीरियड वी कैन नॉट चेंज द कैपेसिटी विल रिमेन 500। तो आपको उसको 600 700 करनी है, मतलब क्या करना पड़ेगा, आउटसोर्स इट। सो यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट आउटसोर्सिंग कि इसको आउटसोर्स कैसे करेंगे। इन द अर्लियर यूनिट वी हैव सीन मेक और बाय डिसीजन, क्योंकि शॉर्ट पीरियड है, जल्दी से जल्दी कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए एंड यू आर नॉट श्योर कि सच टाइप ऑफ ऑर्डर्स विल बी रिसीव्ड एवरी मंथ और एवरी ईयर। अगर आपको पता चल जाता है श्योर दैट यू आर गोइंग टू गेट मोर ऑर्डर्स
और जो भी उसका कैलकुलेशन आ रहा है, कैलकुलेशन हम लोगों ने एक और चीज देखी थी कि जो भी आपको ऑर्डर मिलती है फोरकास्टिंग से 10,000 यूनिट्स 20,000 यूनिट्स, वो मंथली इसमें ब्रेक डाउन किया जाता है। से 12,000 यूनिट्स है तो पर मंथ 1,000 यूनिट, 1,000 यूनिट को 30 डेज में कन्वर्ट किया जाता है। 30 डेज भी कंपनीज, कुछ कंपनीज कंटिन्यूसली 30 डेज काम करती है, मतलब हमेशा विदाउट एनी ब्रेक्स, क्योंकि वो प्रोसेस जो है उसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं। काफी जगह पे ऐसा भी होता है कि द प्रोसेसेस आर हीट सेंसिटिव, उसको हम लोग टेम्परेचर को बंद करके, मतलब मशीन बंद करके वापस उस टेम्परेचर को अटेन करना मे टेक 24 आवर्स और 30 आवर्स। तो एक दिन अगर हम लोग छुट्टी ले लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है कि यू नीड टू रीहीट द केमिकल। जैसे प्लेटिंग शॉप्स जो रहते हैं उसमें जो केमिकल यूज होता है उसको रीहीट किया जाता है, तो हीटिंग में ही 25-30 आवर्स लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, उसमें लिक्विड कितना है। उसको जितने भी आप हीटर्स बढ़ा दो तो भी टेक्स टाइम, तो वहां पे आपका लॉस होने लग जाता है। सो काफी सारी कंपनीज हैं जो कंटिन्यूसली चालू रहती है एंड दे गिव यू रनिंग ऑफ्स। आपको छुट्टी चाहिए आप रनिंग ऑफ ले लीजिए। रेयरली ऐसा होता है कि पूरी कंपनी एक ही दिन बंद है। So I was talking about 1,000 units in a month means 1,000 divided by 30, 31, और जो भी डेली आ रहा है या फिर उसको 4 वीक से 5 वीक से डिवाइड, 4 या 5 से डिवाइड कर दीजिए डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ वीक्स इन दैट मंथ। तो आपको एक छोटा सा उसका ये मिल जाएगा कि पर डे हम लोग कितना बना रहे हैं या फिर पर वीक हमारा कितना टारगेट होना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें हम लोग एमआरपी से सीखते हैं। नाउ अगेन एंड अगेन वी आर सेइंग एमआरपी का ऑपरेशंस में क्या बेनिफिट होता है वो देखा। अभी एमआरपी का मैनेजर्स को क्या बेनिफिट होता है, कैपेसिटी प्लानिंग टू यूज प्लान शेड्यूल बिफोर एक्चुअल रिलीज ऑफ ऑर्डर, टेल्स व्हाट टू एक्सपेडिट और डी एक्सपेडिट ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग। एक्सपेडिट मतलब मैंने आपको बताया था, इस वर्ड का मतलब है टू स्पीड अप, एक्सपेडिट, एंड डी एक्सपेडिट टू स्लो डाउन। डी मींस नेगेटिव साइड, एक्सपेडिट स्पीड को बढ़ाना, फास्ट 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 करना या फिर स्पीड को कम करना, राइट। 1 घंटे में हम लोगों के यहाँ पे गेस्ट आ रहे हैं और उनको पाव भाजी खानी है, आपने अभी तक शुरू भी नहीं किया, यू हैव टू एक्सपीडिट द प्रोसेसेस। फटाफट फटाफट, अगर 3 बर्नर का आपका गैस है तो तीनों के तीनों बर्नर पे कुछ ना कुछ आप लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। कोई जल्दी से बैठ के वेजिटेबल्स कट कर रहा है, कुकिंग में आधे से 40 to 45 मिनट्स लग ही सकते हैं। देन समवॉट प्रिडिक्ट डिलेज, इट समवॉट प्रिडिक्ट डिलेज। समवॉट क्यों बोल रहे हैं हम लोग, वी आर नॉट वेरी श्योर कि ब्रेकडाउन होगा नहीं होगा। मशीन्स अभी तो चल रहे हैं ठीक से, बट अचानक से अगर ब्रेकडाउन हो गया तो सो डिले प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा इसमें मुश्किल रहता है, बट फिर भी एमआरपी से हम लोगों को पता चल जाता है कि 60 to 70% वी आर श्योर द ऑर्डर्स विल गो ऑन टाइम। देन चेंज ऑर्डर क्वांटिटीज, इससे हम लोगों को ऑर्डर क्वांटिटीज को भी प्लस माइनस कर सकते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। फाइन, नाउ एमआरपी अगर नहीं रहा तो क्या हो सकता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। अभी तक है क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट्स है, मैनेजर को क्या है, दैट वी हैव सीन। नाउ लेट अस चेक एमआरपी। if MRP is lacking or you are not going as per MRP, then what all things you are losing? Wrong timing of purchasing, परचेसिंग का टाइम रॉन्ग हो सकता है, स्टॉक आउट्स ऑफ रॉ मटेरियल हो सकते हैं। स्टॉक आउट मतलब देयर इज नो मटेरियल अवेलेबल इन द स्टोर, अनवांटेड इमरजेंसी ऑर्डर्स एडिंग टू कॉस्ट, increases workload of purchasing department. Ultimately it result in additional pressure on other departments. As a result, overall cost increases drastically. That is why planning is important. Planning is important. Day one, first session, मैंने आपको बता दिया था, any organization final motto, final objective is to earn profits. So whatever, even if we are thinking in terms of money only, right? MRP लगाया, I will be benefited by this much amount. MRP नहीं लगाया, I will be making losses, or maybe I will be still making profits, but then very much lesser than if I apply MRP. राइट, तो ये बहुत जरूरी है आपको समझना। जब पैसा इन्वॉल्व हो रहा है तो हम लोग हर छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचने लगते हैं। जस्ट थिंक ऑफ इट, कोरोना वाज देयर और हमारी फैमिली में भी जो इनपुट था मनी का,
जो पेरेंट को या हमारी बड़ी सिस्टर को या बड़े ब्रदर को जो सैलरी मिल रही थी या जो आप लोगों को सैलरी मिल रही थी व्हेन यू आर वर्किंग, वो कम हो गया या फिर एक आध महीना नहीं मिला, तो जैसे जैसे आपने सारी चीजों पे कट करना शुरू किया, ओके ये अभी जरूरी नहीं है, वी विल बाय इट नेक्स्ट मंथ, ये अभी इसका पैसा अभी दूध वाले भैया को रिक्वेस्ट कर लेंगे, वो नेक्स्ट मंथ ले लेगा, नहीं नहीं मौसी को हम लोगों को पैसे देने ही पड़ेंगे बिकॉज उनका भी घर चलता है इस पे, तो उनको हमने पैसे दिए। मतलब जो चीजें जरूरी है वो किया, जो चीजें नहीं जरूरी है वो नहीं किया। इट इज ऑल एमआरपी बेनिफिट्स। नहीं करेंगे तो हम लोगों को ये सारे लॉसेस झेलने पड़ेंगे। एडवांटेजेस ऑलरेडी सीन, सो नीड नॉट चेक, दिस ऑल्सो वी हैव सीन। इसमें बस कुछ अच्छे टर्म्स में लिखा हुआ है, इशू ऑफ हाउ एमआरपी कैन बी मेड टू फंक्शन विद just in time production system। just in time, you are now well versed with the term just in time, जो भी चाहिए उस मोमेंट पे हम लोगों ने मंगा लिया है। yes, and the last part of this chapter, that is production control, routing and scheduling। routing and scheduling means क्या रहता है इसमें, we have planned, we have started implementing that plan, but then we saw that the plan is bit deviating, in such cases what we do, we start controlling that plan कि नहीं अभी इसमें इतना डेविएट हो रहा है, ज्यादा क्वांटिटी बन रही है, कम क्वांटिटी बन रही है, तो उसको रोकना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है, उसके रीजंस हम लोग पता करते हैं, देन वी स्टार्ट एक्टिंग इट। इसमें स्केड्यूलिंग एक नया वर्ड आप लोगों ने, शेड्यूल का वर्ड आपको पता है, बट शेड्यूलिंग ऑपरेशंस में कैसे यूज होता है वो एक नया टर्म है। यहाँ पे हर चीज को मॉनिटर किया जाता है, राइट। जैसे क्रिकेट मैच में पर आवर आपको कितने रन्स चाहिए उसको मॉनिटर किया जाता है, कितने कम पड़ रहे हैं, क्या रन रेट है, कितना रन रेट चाहिए, कितने स्पीड से आप लोगों को रन्स बनाने हैं, हर चीज का टीवी स्क्रीन पे हम लोगों को दिख जाता है। दैट इज शेड्यूलिंग, कि कब कब क्या क्या करना पड़ेगा, ऐसे नहीं किया तो हम लोग हार जाएंगे। दैट इज शेड्यूलिंग, राइट। लेट अस सी व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग पीपीसी, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन आईटी। अगर हम लोगों ने आईटी, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ऑटोमेशन, सो प्लानिंग भी काफी सारा हम लोग कंप्यूटराइज कर लेते हैं, राइट। वी टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, ये प्लानिंग हमने कैसे किया, इसका जो भी डेटा था वी अपलोडेड इन अ कंप्यूटर। प्रोग्राम एक बना लिया हम लोगों ने, काफी सारे सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ पे, तो हम लोगों ने उनकी मदद से वो प्रोग्राम बना लिया। एंड नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, मुझे नेक्स्ट जो ईयर आएगा उसमें मुझे सिर्फ डिमांडेड क्वांटिटी डालनी है। वो डिमांडेड क्वांटिटी भी आप लोगों को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आर्टिफिशियल सिमुलेशन यू कैन गेट दैट। फोरकास्टिंग में इकोनॉमिक्स में आपने सीखा था कि हाउ टू और व्हाट ऑल डिफरेंट मेथड्स वी यूज फॉर डिमांड फोरकास्टिंग, राइट। उसमें एक था एक्सट्रापोलेशन। एक्सट्रापोलेशन क्या था, जैसे आपको पता चल गया है कि 2010 में आपको 1000 यूनिट्स चाहिए थे, 2011 में आपको 2000 यूनिट्स के ऑर्डर आए, 2012 में आपको 3000 की आई, 4 में 5000, 6000, 7000। सो इफ समवन आस्क यू कि नेक्स्ट ईयर कितना आएगा, तो यू कैन अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कि वो 1000 यूनिट रहेगा। इस टाइप से जब हम लोग एक्सट्रापोलेट करते हैं, एक्सट्रापोलेशन मींस जब हम लोग एक्स वाई ग्राफ लेते हैं, वाई एक्स, और हम लोग लाइन खींचने लगते हैं कि जैसे जैसे ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो इस यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। इसके बाद अगले साल कितना रहेगा, तो इफ इट इज गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन, आई विल आल्सो मेक इट अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये ग्राफ ऐसा जा रहा है, बेंड है, तो आई कैन प्रिडिक्ट कि ये थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा मैच्योर रहेगा एंड देन इट विल स्टार्ट फॉलिंग। जैसे आपका पीएलसी रहता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, राइट। सो डिपेंडिंग ऑन दैट एक्सट्रापोलेशन हम लोग यूज करते हैं। तो कंप्यूटर्स को अगर हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम दे दिया तो ऑटोमेटिकली वी कैन गेट द क्वांटिटी रिक्वायर्ड। सो यूज ऑफ कंप्यूटर्स अगर करते हैं तो योर पीपीसी सक्सेस रेट डेफिनेटली इंप्रूव्स। मार्केट कंडीशंस अगर स्टेबल रहेगी तो योर सक्सेस रेट अगेन ऑफ पीपीसी विल improve. Seasonal variations in demand. If there are no seasonal variation demand, then everything will be fine. But then if you see seasonal variations and if you have not calculated those seasonal variations, then you may face problem. In case seasonal variations, now what has happened is we talk about
short-term planning. Why? Because long-term planning is not working. Now seasons are also changing. If you see, seasons are getting delayed by 1 month, 15 days, 25 days. And in Pune also you can see rain has started 3 or 4 months back, right? Whereas rain used to start in the month of June, 6 June, 7 June, monsoon India में enter करते थे, and then we used to see rain. अब seasonal variations काफी ज्यादा हो चुके हैं, तो उस वेरिएशंस के हिसाब से उसका जो परसेंटेज आएगा थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इफ यू पुट दैट फैक्टर आल्सो कि कितने फैक्टर से सीजनल वेरिएशन हर साल बढ़ रहा है, मे बी 0.02% से. सो 0.02 फैक्टर इफ आई इंक्लूड, देन that will help me for perfect PPC. So these are the factors. Now next is cost due changes in design, due to changes in design. अगर हम लोगों ने डिजाइन चेंज किया, अब डिजाइन तो हम लोग लेआउट के बारे में भी बात कर सकते हैं कि डिजाइन चेंज हुआ तो शायद लेआउट में चेंजेस हो रहे हैं, मशीन आगे पीछे करना पड़ रहा है, या फिर मशीन में कुछ नई मशीन हम लोगों को बीच में डालनी पड़ रही है, राइट? अभी तक हम लोग क्या करते थे, हैंड पिक पैकेजिंग करते थे, कन्वेयर बेल्ट से the products are coming and few laborers are standing and they are putting it into box is again going on the conveyor belt, आगे उसको टेप लगाया जा रहा है, some people are putting a stamp on it and few people are lifting it and putting it on the forklift, right? ये सब प्रोसेस हाथ से हो रहा है. अगर हम लोगों को इसमें कुछ मशीन ऐड करनी है, डिजाइन थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ कि आई डोंट वांट दिस ह्यूमन फैक्टर हियर, क्योंकि यहाँ पे मेरा बॉटलनेक बढ़ रहा है, मतलब जो रॉ मटेरियल आ रहा है उस स्पीड से यहाँ पे पैकेजिंग नहीं हो रही है. फॉर दैट अगेन स्लाइट चेंज मुझे डिजाइन में करना पड़ रहा है. आई पुट वन न्यू मशीन, ऑटोमेटेड मशीन. Everything is available in the market now. If you show the design, if you tell the requirement, engineers are available in the market, those who are ready to give you machines also. तो मैंने वहां पे मशीन लगा दी, ऑटोमेशन मशीन, मेरा कॉस्ट उसमें चेंज हो सकता है. लॉसेस ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर्स. अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर्स मैंने जैसे कहा, कंटिंजेंसी हर चीज में रहती है. आप लोग कितना भी प्लानिंग कर लो, आज आप प्लानिंग करके निकले थे घर से कि आपको ये काम करने, जाते जाते आपको आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन करना था, बैंक में एक अकाउंट ओपन करना था, एंड देन यू आर प्लानिंग टू गो टू द ऑफिस, या फिर बीच में मेडिसिन खरीदने थे, कंटिंजेंसी थी, मेडिसिन का दुकान बंद था, आधार कार्ड का वहां पे गए, आपने जो टाइम दिया था वहां पे से उससे थोड़ा सा डिले हो गए, बैंक में गए तो बैंक मैनेजर अवेलेबल नहीं था, आपको वहां पे 15-20 मिनट रुकने पड़े. दीज आर अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर्स. ऐसे ही प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में हम लोगों ने देखा है कि काफी सारे अनप्रिडिक्टेड आ जाते हैं. जैसे रॉ मटेरियल टाइम पे तो आने वाला था, बट ट्रक पंक्चर हो गया और फैक्ट्री के 1 किलोमीटर दूर वो ट्रक पंक्चर हो गया, सो दैट रॉ मटेरियल कुड नॉट रीच ऑन टाइम. मैं जस्ट टाइम टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ. अब रॉ मटेरियल नहीं है तो मेरे पास बचा हुआ सिर्फ आधे घंटे का रॉ मटेरियल, आधे घंटे में अगर उसका पंक्चर नहीं निकला, सो आई मे बी एट लॉस बिकॉज माई होल लाइन विल स्टॉप. कंटिंजेंसी अनप्रिडिक्टेड, ये आपने प्रिडिक्ट भी नहीं किया था कि पंक्चर भी हो सकता है, राइट? बारिश बहुत ज्यादा हो गई, उसकी वजह से फ्लड हो गया कुछ एरिया में जहां पे आपके ट्रक्स अटक गए, वहां से रॉ मटेरियल नहीं आ सकता. अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर. नाउ दिस अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर हैज इंक्रीज्ड, सो ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस हैव स्टार्टेड कैलकुलेटिंग दिस फैक्टर. इसको कैलकुलेट करने के लिए भी काफी सारे हम लोगों के पास टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, और टू अ सर्टेन एक्सटेंट उनका एक्यूरेसी वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. लॉसेस ड्यू टू प्रिडिक्टेबल फैक्टर्स. कुछ प्रिडिक्टेबल फैक्टर्स भी रहते हैं जो हम लोगों ने एज्यूम किए थे. मे बी उस लाइन पे काम करने वाला जो स्किल लेबर है, हमारे पास उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए ओनली 2 लेबर्स आ गए, दोनों के दोनों छुट्टी पे है, तो अब मुझे सेमी स्किल से काम लेना पड़ेगा, राइट? काफी बार ऐसा होता है कि जो वहां का सुपरवाइजर है, ही नीड टू वर्क ऑन दैट मशीन. दैट इज कंटिंजेंसी. ये तो प्रिडिक्टेबल फैक्टर था कि शायद दोनों के दोनों भी जाएंगे तो कौन काम करेगा, बट मैं अगर वहां पे बैठ के काम कर रहा हूँ तो मेरा एफिशिएंसी और उन दोनों स्किल लेबर का एफिशिएंसी, दैट विल डिफर. दैट इज कैलकुलेटेड, राइट? एंड आफ्टर सेल सर्विसेज, अगर आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी रही, जो भी प्रॉब्लम्स है हम लोगों ने वो नोट डाउन किए. इफ आई एम इन्वॉल्वड इन सर्विसिंग आफ्टर सेल सर्विसेज एंड आई नोटिस कि दैट प्रोडक्ट इज नॉट डूइंग गुड, सो मैं उसका एक रिमार्क मार के मैं कंपनी को भेज दूंगा कि सर दिस इज द प्रॉब्लम व्हिच आई एम फेसिंग फ्रॉम लास्ट 5 days 15 days, और आई हैव सीन फ्यू बैच प्रोडक्ट आर शोइंग दिस टाइप ऑफ परफॉर्मेंस, और उसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा है, राइट? तो वो भी आफ्टर सेल सर्विसेज का फैक्टर एक बन सकता है फॉर अ गुड PPC or making the PPC successful. Elements of PPC: routing, scheduling, production processes, follow-up, production control, and dispatching. Now let us see one by one. What is routing?
Routing aims at removal of unnecessary movement of material and reducing the cost of handling materials. Cost of material handling. Cost of material handling में क्या आता है? जो भी हम लोग material handling equipments use करते हैं, उसका cost material handling में divide हो जाता है. Forklift खरीदा, forklift आपको मिलता है मे बी 5-6 lakhs में. एक अच्छा फोर्कलिफ्ट लिया तो वो 10-15 lakhs तक भी जाता है. क्रेन यू आर पुटिंग, क्रेन में टेक 5 to 10 lakhs. ये जो भी कॉस्ट आ रही है सारे प्रोडक्ट्स में डिवाइड होते जाता है. फाइनेंस स्टूडेंट्स नोज कि हर साल इसको हम लोग प्रोडक्ट्स जितना उसमें मैन्युफैक्चर करते हैं उसे डिवाइड करते हैं, मतलब उसका जो कॉस्ट है कितना हम लोगों ने रिगेन किया है, राइट? हम लोग उसको क्या कहते हैं? देयर इज अ टर्म फॉर दैट. व्हाट इज दैट टर्म? ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. 10 lakhs मैंने किया तो उसको रिटर्न कैसे मिल रहा है? जितने प्रोडक्ट हम लोग उस पे से निकाल रहे हैं उसका थोड़ा सा कॉस्ट हम लोगों को मिलते जा रहा है. तो आफ्टर 5 years, आफ्टर 6 years वी से ROI इज कंप्लीट. जो भी था हम लोगों ने 10 lakhs डाले थे, 10 lakhs मुझे वापस मिल रहा है, राइट? मटेरियल हैंडलिंग, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, टाइम एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग. अच्छा, दैट इज कॉपीड ट्वाइस. Time and labor involved in the unnecessary repetition of the movements. हम लोगों ने layouts देखे हैं, process, product layout. We have seen through planning कि this machine, A machine should be preceded by B. मतलब B machine पहले आएगा, A machine बाद में आएगा, उसके बाद C आएगा, right? इसके बीच का जो distance था वो हम लोगों ने रखा था 5 meters का. But when I actually started working or when my labor started working, I come to know that यहाँ पे movement में थोड़ा सा waste हो रहा है time. Why? Because labor is going on machine B, picking up the product and coming on machine A, and then again he is lifting that product and keeping it on machine C. इसमें time waste हो रहा है. या फिर ये जो machine का sequence है वो ABC होना चाहिए था, हम लोगों ने उसको BAC बना के रखा हुआ है. So that is called as routing. हम लोग उसको चेंज करेंगे, एक रूट फाइनल करेंगे. That will save my material handling cost, that will save my time, that will save my unnecessary repetition of movements. ये तीनों की तीनों चीजों को मैं सेव कर पाऊंगा if time is saved, my money is saved. क्योंकि ये लेबर जो अपना मूवमेंट में टाइम वेस्ट कर रहा है, इतना ही टाइम अगर वो प्रोडक्ट बनाने में वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट करेगा, आई एम सो सॉरी, इन्वेस्ट करेगा, तो दैट आउटपुट विल इंक्रीज. It also aims at discovering the convenient and shortest route of travel of materials. रूटिंग जब हम लोग करते हैं तो उससे हम लोगों को शॉर्टेस्ट रूट मिलता है. एक छोटे से, जैसे आप लोग अभी से हाँ, suppose you are in institute matrix, right? You want to go to Shivaji Nagar bus stand. There are 3-4 routes, right? 3-4 routes हैं, उसमें से आप एक ही रूट से हमेशा जाते थे. But now you started thinking कि इस रूट से क्यों मैं जा रहा हूँ? यहाँ पे तो ऑलरेडी थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बीच में काफी बार ऑब्स्टिकल्स रहते हैं, यहाँ पे ट्रैफिक रहता है, तो you start changing your route. The moment you start changing your route, you started finding options कि मैं किस रूट से जा सकता हूँ. And you know there are 5-6 routes. अगर यहाँ से हम लोग इंस्टीट्यूट मैट्रिक्स से निकलते हैं तो so while going on that route you come to know कि you are on a shortest route. तो वो रूट आपके लिए फाइनल हो जाएगा कि ये शॉर्टेस्ट है, यहाँ पे ट्रैफिक कम है, यहाँ पे मुझे फ्यूल जो लगता है वो कम लगता है. हम लोग बात कर रहे हैं कंपनी के अंदर की भी, वहां पे मशीन पे जो प्रोडक्ट घूमता है, वी आर सेइंग प्रोडक्ट, या फिर WIP जो मशीन के ऊपर घूम रहा है उसका रूट हम लोग सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो शॉर्टेस्ट होना चाहिए. So through experience, through working, we come to know that. Routing is based on the principle of division of labor. Again, इसको principle of division of labor क्यों कहते हैं? Because हम लोग जो semi skilled, unskilled और इसमें बात करते हैं, तो few skilled laborers they develop their skills कि इसको कैसे हम लोग प्रोडक्ट को कहाँ से मैं उठाऊंगा, कितनी जल्दी उठाऊंगा. If a new worker is working there, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है. Now, routing is essential for smooth and economical production of goods. As a matter of fact, production planning starts with routing, which includes, among other things, the following activity. अब इसमें कौन-कौन से activities involved है वो हम लोग within a fraction of second देख लेते हैं. Quantity of product to be manufactured,
machine and materials used in manufacture, type, number and sequence of manufacturing operations, again sequence, place where production is to be carried out. ये अगर चीजें आप लोगों को पता रहेगी, राइट, तो ये रूटिंग के लिए हम लोगों को बहुत ही इजी हो जाएगा. Routing determines what, how much, how, where, and with which to produce. With which means with which machine to produce. Then advantages of routing: improvement in quality at low cost, good supervision, efficiency of labor, proper use of machinery and equipment. Proper use of machinery and equipment क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने routing से, through routing we come to know that machines are in particular fashion and the route crossed or route followed by a particular product is the shortest. So machine का output बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना जल्दी हम लोग फीड करेंगे एक मशीन. I have given you example of Xerox machine. It is not actually Xerox machine, it is phototype machines, right? Xerox machine क्यों कहते हैं? Because the brand is Xerox. That's why everywhere we Xerox कहते हैं. That Xerox, they have started manufacturing these machines, Xerox brand. Now Xerox machine का जो input है वो है 60 papers per say minute. 60 papers per minute means एक सेकंड में एक पेपर उसमें से बाहर आ सकता है. आपका जो पेपर फीडिंग हो रहा है वो शायद वहां पे 40 पेपर्स ही रहेंगे. तो क्या हुआ? 40 सेकंड्स के बाद वो मशीन रुक जाएगा बिकॉज पेपर अवेलेबल नहीं है. सो प्रॉपर यूज उस मशीन का हुआ है क्या? नहीं हुआ है. सो रॉ मटेरियल फीडिंग शुड बी वेरी कंटिन्यूअस. रूटिंग क्या करता है? वो फीडिंग को मॉनिटर करता है कि इस मशीन को इतने सारी चीजें फटाफट लगती है, बट वो जो आ रहा है वो एकदम स्लो रेट से आ रहा है. So your efficiency of that machine, the output of that machine is reducing. Now, how to do it? Analyze the product, whether it is in order to determine what is to be purchased and what process are to be performed. जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, जो आंसर्स हम लोगों को मिले वही हम लोगों को यहाँ पे यूज करने हैं. Analysis of the product in order to know what type of material is required. Then determining what processes are important. Processes we are talking about उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज होने वाली है. प्रोडक्ट एंड प्रोसेस लेआउट, इन दोनों में से कौन सा. टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट in a lot, to determine the nature of waste at each stage of production, to analyze the cost of production and to determine the nature of production control. Next, the most important is scheduling. Scheduling, कब क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है. Scheduling involves fixing priorities for different jobs and laying down the starting and finishing dates for each job, or maybe starting and finishing time for each job. Right? हम लोग छोटे प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये डिफरेंशिएशन मिनट्स में रहेगा, सेकंड्स में रहेगा. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट शिप बिल्डिंग और क्रूज बिल्डिंग, शिप से भी बड़ा क्रूज रहता है. क्रूज मींस मल्टी स्टोरीड शिप, मल्टी स्टोरीड, राइट. उसका एरिया भी लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्क्वायर मीटर्स रहता है. उसको बनाने के लिए वी नीड टू फिक्स द डेट्स. हम लोग ब्रिज बना रहे हैं तो ब्रिज बनाने के लिए स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग डेट, उसके जो कंपोनेंट्स रहते हैं. अभी आप लोग मेट्रो का मैन्युफैक्चरिंग देख रहे हैं पुणे में. सो इफ यू हैव सीन, वो जो कॉलम बन रहा है रोड के बीच में, वो लोग एक कॉलम खड़ा कर देते हैं. वो कॉलम कब शुरू होना चाहिए, कब खत्म होना चाहिए, बट ये कॉलम बनते ही उसके ऊपर रखने के लिए आपको बीम्स भी चाहिए. वो बीम्स कहीं और बनते हैं, तो वो कब बनने चाहिए, कब तैयार होनी चाहिए, उसको क्यूरिंग पीरियड देना पड़ता है बिकॉज इट्स अ सीमेंट और उसके बीच में स्टील रहता है. सो सीमेंट टेक्स सम टाइम टू क्योर. तो उसको उतना टाइम दिया है क्या? क्योंकि अगर वो थोड़ा सा कच्चा रह जाएगा, सीमेंट अगर क्योर नहीं हुआ, तो जब हम लोग बीम रखेंगे तो बीम शायद बीच में से टूट के गिर सकता है और काफी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. सो ये स्केड्यूलिंग में हर चीज फिक्स कर दी जाती है. स्केड्यूलिंग के लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में we are going to see two different techniques. One is CPM, that is critical path method, and another one is PERT, program evaluation review technique. सॉफ्टवेयर के लोग ये थोड़ा सा जानते होंगे because they use it, or engineers knows because they have already studied this in their syllabus. But for you, it may be new term. CPM and PERT, PERT. Scheduling, it involves the preparation of a timetable which should indicate total time needed for manufacturing of a product.
and also time expected to be spent on each machine. एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे. I am trying to build my own house and it is 3-storied, right? I have a blueprint. I started digging, मिट्टी खोदना मैंने शुरू किया, मुझे वहां पे फाउंडेशन लगाना है. यहाँ से the moment I start digging, that is my zero time. जीरो टाइम से पूरा बिल्डिंग तैयार होने के लिए मुझे स्केड्यूलिंग की मदद पड़ती है कि मेरा डिगिंग कब तक होना चाहिए, उसके ऊपर फाउंडेशन कब तक लगने चाहिए, उसके ऊपर का जो बेड होता है, बेडिंग, जिसको बेड बनाते हैं, मतलब फाउंडेशन होने के बाद हम लोग उसको बेड बना देते हैं, तो बेड कब होना चाहिए, बेड के ऊपर कॉलम्स कब शुरू होने चाहिए, स्लैब कब होना चाहिए, फर्स्ट स्लैब, सेकंड स्लैब, थर्ड स्लैब, बिकॉज इट इज 3 स्टोरी. ये सारी की सारी चीजें स्केड्यूलिंग में आती है. अब इसमें क्रिटिकल क्या रहता है कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे मेरा प्लान तो था 6 मंथ्स में मेरा 3 स्टोरी घर तैयार होना चाहिए, 6 मंथ आई एम सेइंग, तो वो 6 मंथ में नहीं हुआ, वो हुआ 7 मंथ में. 1 महीना मेरा जो वेस्ट हुआ है, आई कैन सेव दिस बाय स्केड्यूलिंग. क्यों? बिकॉज हर चीज मैंने लिख के रखी है कि इस टाइम में ये खत्म होना ही चाहिए. अगर ये नहीं हो रहा है मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल पाथ. कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले उसका क्रिटिकल पाथ जानना जरूरी है. कि क्रिटिकल पाथ मीन्स इवन अ सिंगल मिनट डिले इन दैट पाथ will delay your complete product delivery by a minute only. यहाँ पे 10 मिनट वेस्ट हुए, आपका प्रोडक्ट 10 मिनट लेट बनेगा. यहाँ पे 15 मिनट हो रहे हैं, 15, दैट इज क्रिटिकल पाथ. तो स्केड्यूलिंग से हमें क्रिटिकल पाथ पता चल जाते हैं. स्केड्यूलिंग में हम लोग यूज करते हैं पहले जो टाइम हम लोगों ने यूज किए रहते हैं, मतलब कोई प्रोडक्ट प्रोसेस को बनाने के लिए रॉ मटेरियल से WIP बनने के लिए 10 दिन लगते हैं, WIP से प्रोडक्ट बनने के लिए 10 दिन. सो 20 डेज में अगर मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है, राइट, सो ये 20 डेज में ही होना चाहिए. बिकॉज आप लोग जब ये कोटेशंस देते हो, जब ये ऑर्डर्स लेते हो, तो यू प्रॉमिस देम सम डेट्स. अगर उस प्लान डेट पे आप लोगों ने वो कंप्लीट नहीं किया, तो व्हाट मे हैपन, उनका प्रोडक्शन हैम्पर हो सकता है, एंड देन यू नीड टू गिव पेनल्टीज. ये एक्सपोर्ट में ज्यादा रहता है. एक्सपोर्ट में अगर आपने डेट दे दिया और उस डेट तक आपका एक्सपोर्ट नहीं हुआ, देन यू हैव टू पे पेनल्टी. सो स्केड्यूलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन प्लानिंग इज स्केड्यूलिंग. स्केड्यूलिंग से ही हम लोग हर चीज कंट्रोल कर सकते हैं. नाउ it is concerned with when work shall be done. It covers all aspects of timetabling. Timetabling means timetable बना लेना. A production or operation scheduling is to issue coordinated schedules to the plant so that product manufactured by delivery date planned by the sales department. मतलब जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो डिलीवरी डेट से पहले बन जाएगा, पैकेजिंग हो जाएगा, ट्रक में लोड हो जाएगा. सेल्स का डिपार्टमेंट का काम है वो कहाँ देना है, कैसे देना है, क्या करना है. दैट इज नॉट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हेडेक. हमने आपको बना के दे दिया. इंटरनल कस्टमर जो हम लोग बात कर रहे थे, scheduling is very important. CPM part का हम लोग डिटेल में देखेंगे how to calculate that time. Now scheduling begins with preparation of mass schedule, which represents the overall production program of a plant for a given period of time. Now it shows weekly or monthly breakup of production. जैसे मैंने आपको बताया, it may be hourly also, it may be per second also, depending on the product size और उसको बनने का कितना टाइम है. अगर हम लोग बॉटलिंग टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, बॉटलिंग टाइम में तो फिर देन दैट विल बी इन मिनट्स. क्योंकि एक पेट बॉटल से बॉटल बनना, पेट बॉटल, पेट मीन्स व्हाट, प्लास्टिक रहता है, प्लास्टिक का इतना सा मोल्ड रहता है, उसको हम लोग मशीन में डाल देंगे, एयर विल बी ब्लोन एंड वो अपना एक डाई का शेप ले लेगा. दैट इज द बॉटल शेप. बॉटल शेप आगे जाके क्लीन होगा, इमीडिएटली आगे जाएंगे, उसमें पानी भरा जाएगा, कैप, लेबलिंग, पैकेजिंग, फिनिश. सो फ्यू मिनट्स में हम लोग इसका ब्रेकअप देख सकते हैं. अगर वो प्रोडक्ट बड़ा है, शिप के बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट गोज इन मंथ्स. अगर हम लोग ब्रिज के बारे में बात करें, दैट गोज इन मंथ्स. हम लोग कुछ और बात कर रहे हैं तो वो दैट विल गो इन वीक्स. सो MPS इज प्रिपेयर्ड on the basis of sales forecast, route sheet, loading chart and promised delivery schedule. सबसे पहले तो ऑर्डर लिया जाता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑर्डर ले लेता है. मार्केट, सी नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मार्केटिंग पीपल आल्सो टू अंडरस्टैंड दिस. मार्केटिंग पीपल जब ऑर्डर लेते हैं तो दे शुड नो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर दैट प्रोडक्ट.
आप सिर्फ मार्केटिंग में और आप ऑर्डर्स लेते जा रहे हो, तो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर स्पॉइलिंग द गुडविल ऑफ द कंपनी. व्हाई? बिकॉज इफ यू आर टेकिंग ब्लाइंडली ऑर्डर्स, आप बोलोगे सर ऑर्डर्स लेना तो बहुत अच्छी बात है, यस इट इज रियली गुड, यू आर इंप्रूविंग द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट आपका कैपेसिटी सिर्फ 2000 का ही और आपने ऑर्डर ले लिया 5000 यूनिट्स का, हाउ यू आर गोइंग टू गिव इट? आप तो बोलोगे मेरा टारगेट कंप्लीटेड है, मैंने 5000 दिया है, आप लोग देखो कैसे बनाना है. बट इट इज नॉट पॉसिबल इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. 2000 से 5000 में जाना इज इम्पॉसिबल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. वहां पे क्या हो जाएगा, जितने भी कस्टमर से आपने प्रॉमिस किया था कि आई गिव यू दिस प्रोडक्ट ऑन दिस डेट, वो दे नहीं पाओगे, उससे गुडविल कंपनी का कम होगा, नेक्स्ट टाइम से वो आपके ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे, अगेन दे विल स्टार्ट सीकिंग सम अदर वेंडर्स फॉर दैट प्रोडक्ट, राइट? आपको अमेजोन ने डिलीवरी डेट दिया था मोबाइल फोन का, उस डिलीवरी डेट पे अगर फोन नहीं आता है तो आप लोग इमीडिएटली नेक्स्ट टाइम बोलोगे यार अमेजोन कुछ काम करनी है, लेट अस शिफ्ट टू फ्लिपकार्ट. ये फ्लिपकार्ट में प्रॉब्लम आया तो लेट अस सीक फॉर सम अदर अल्टरनेट. ये सब चीजें हम लोग करते हैं. वैसे ही ह्यूमन बीइंग के जैसे ही वो कस्टमर भी बिहेव करेगा एंड दे मे नॉट गिव यू. सो यू शुड नो कब क्या क्या करना है, उसके लिए क्या क्या चीजें लगती है, कैसे होता है, ये सारी प्रोसेस. दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज इन योर सिलेबस. एंड दोज हु हैव चोजन ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन फॉर स्पेशलाइजेशन, उनको तो ये पता ही होना चाहिए कि एमपीएस क्या रहता है, एमआरपी क्या रहता है, एमआरपी 2 क्या रहता है, बिकॉज इन इंटरव्यू दे मे आस्क यू. नाउ methods of scheduling, one is forward, another one is backward, right? बैकवर्ड में क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने डेट्स तो ले लिए, अब इसका बैक कैलकुलेशन किया जाता है और वो प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाता है. मुझे पता है कि वो प्रोडक्ट बनने के लिए 25 दिन लगते हैं, उसमें मैं कंटिजेंसी 2 दिन ऐड कर दूंगा, 27 डेज, राइट? उसको मुझे देना है मे बी 30th को. सो व्हेन आई विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग दैट प्रोडक्ट ऑन द 4th डे ऑफ द मंथ, 4th को मैं वो स्टार्ट करूंगा और मेरा वो 28th को बन जाएगा. अगर कुछ कंटिजेंसी आता है, कैलकुलेटेड अनकैलकुलेटेड डिलेज, तो वो मैं 29 को ज्यादा से ज्यादा बना पाऊंगा, 30th को उसको प्रोडक्ट मिल जाएगा. दैट इज बैकवर्ड कैलकुलेशन. whereas forward calculation means what? It determines starting and finishing dates and then decides the priorities. Fine? Priority scheduling, parallel scheduling, serial scheduling. Now these are again subtypes of scheduling. Priority under it or order priority for floor operations is decided. आप रेस्टोरेंट में बैठे हुए अलग अलग टेबल्स हैं, अलग अलग टेबल्स, जस्ट इमेजिन दोज आर डिफरेंट कस्टमर्स, देयर आर 5 टेबल्स. जैसे जैसे उसमें ऑर्डर लिया जाता है, जो पहला कस्टमर आया है उसको पहली डिश जानी ही चाहिए. सो जो फ्लोर मैनेजर रहता है, व्हाट ही इज डूइंग, ही इज पुटिंग इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, और वो स्टिक फास्ट रहता है, उसको इमीडिएटली वो कहाँ पे, किचन में जाके लगा देगा. वो एक नंबर 1 लिखा रहेगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. या फिर अंदर अगर मेरे पास 2-3 कुक्स हैं तो मैं अलग अलग कुक्स में बांट दूंगा. टेबल नंबर 1 आई विल गिव इट टू नंबर 1, टेबल नंबर 2 नंबर 2 कुक, टेबल नंबर 3 नंबर 3 कुक. और मैं अगर ये स्पेशल है तो 1 2 3 नहीं कर सकता, बिकॉज वो अपने अपने एरिया में स्पेशलाइज्ड है. कोई चिकन करी बनाने में फेमस है, कोई वेज डिशेस बनाने के लिए फेमस है, तो मुझे उनको वेज डिशेस ही देनी पड़ेगी, मुझे उनको नॉन वेज डिशेस ही देनी पड़ेगी. ये चीजें ऑर्गेनाइजेशन में भी रहती है, तो वो समझने की कोशिश कीजिए कि फ्लोर पे प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करनी है. राइट नाउ serial scheduling is sequence of orders to be executed is decided. कैसे करना है, किस से जाएगा, कौन पहला कौन दूसरा. प्रायोरिटी में तो हो गया, बट उसमें भी अगेन सीक्वेंसिंग कर लेते हैं हम लोग. एंड देन पैरेलल इज orders are loaded on the basis of resource availability, and priority order sequence of purpose is to maximize the use of machinery. Now try and understand, there are 2 machines. पहली मशीन के ऊपर का काम पूरा हो चुका है, वो दूसरी मशीन के ऊपर काम होने के लिए रुका हुआ है. दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज WIP, वर्क इन प्रोग्रेस. पहला मशीन आपका बंद पड़ा हुआ है, मे बी अगले 2 घंटे तक वो मशीन बंद पड़ेगा. इस चीज पे मैं दूसरा कुछ बना सकता हूँ क्या, बिकॉज मुझे मशीन यूटिलाइजेशन टाइम बढ़ाना है. बिकॉज सिंगल मिनट मशीन स्टॉप मीन्स माई मनी इज गेटिंग लॉस्ट हियर. मुझे वहां पे लॉस होना शुरू हो रहा है. तो ये 2 घंटे में मैं कुछ और बना सकता हूँ क्या, आई विल स्टार्ट थिंकिंग. वहां पे फिर मैं बनाना शुरू कर दूंगा, उसके लिए मुझे पैरेलल शेड्यूलिंग करना पड़ेगा. मतलब 2 प्रोडक्ट अगर मैं एक साथ बना रहा हूँ ऑन द सेम मशीन्स, then I need to think about parallel scheduling. Need not explain advantages. Now you know scheduling के advantages क्या है. Delivery on time देना है तो scheduling is most important.
अगर आपको लॉसेस रोकने हैं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो वी नीड नॉट डिस्कस दिस. स्केड्यूलिंग में एक इंपॉर्टेंट चीज यूज होती है, दैट इज गैंट चार्ट. गैंट चार्ट क्या रहता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ. यू हैव रिटन डेज, और मे बी आप लोगों ने कॉलम वाइज डेज लिखे हुए हैं, और आपने रो वाइज फर्स्ट रो में आपने लिखा है एक्टिविटीज, राइट? अब एक्टिविटी 1 को लगते हैं 2 दिन, तो व्हाट यू विल डू इज 1 and 2 1 2 3 4 5 6 मंथ का अगर हम लोग गैंट चार्ट बना रहे हैं तो ऊपर डेट्स है, यहाँ पे एक्टिविटीज लिखिए. पहले वाले को 2 दिन लगते हैं, दूसरे वाले को 5 दिन लगते हैं, तीसरे वाले को 4 दिन लगते हैं, या अलग अलग एक्टिविटीज को अलग अलग दिन लगते हैं, राइट? सो व्हाट यू आर डूइंग, डे 1, अगर आपके 2 दिन के बाद एक्टिविटी 1 कंप्लीट हो गई तो 1 and 2 को आप लोग पूरा डार्क शेड कर देंगे. इट मीन्स दैट एक्टिविटी इज ओवर. नीचे वाली एक्टिविटी को 5 दिन लगते हैं, राइट? तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम थर्ड डे. I am talking about a single product. So it will start from third day. Third day to 5 days is 7th पे जाके वो रुक जाएगा, तो 7 day. Third day means when I started working on second activity, on third day of that means 5th day को मैं देखूंगा कि कितना हुआ है. ओके हो गया है, सो मैं पहले 3 को डार्क कर दूंगा, आगे बचे 2 और दिन. 2 और दिन में अगर वो काम कंप्लीट हो गया तो गैंट चार्ट के हिसाब से मैं उसको भी डार्क कर दूंगा, right? That is called as Gantt chart. It monitors the progress of manufacturing of a product. कि वो कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, कितना बन चुका है, कितना टाइम बचा है, डिले कहाँ पे हुआ. अगर यहाँ पे पहले 3 दिन काम हुआ, चौथे दिन उस एक्टिविटी पे काम नहीं हुआ, तो चौथे दिन का जो ब्लॉक रहेगा दैट विल बी एम्प्टी. वहां पे मैं कोई शेडिंग नहीं करूंगा. अगेन नेक्स्ट 5th डे पे मैं शेडिंग करूंगा, 6th डे पे शेडिंग करूंगा, बट फिर वो 7 डेज का क्या हो जाएगा, 8 डेज पे चले जाएगा. मतलब 1 डे एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो जाएगा. अगर यहाँ पे 1 डे एक्स्ट्रा ऐड हुआ, मतलब मेरा टोटल जो 30 डेज का प्लान था कि 30 डेज में मुझे प्रोडक्ट देना है, दैट विल बी इंक्रीज बाय 1 डे. वो एक और दिन बढ़ जाएगा, राइट? सो 31 डेज पे वो मेरा चले जाएगा. गैंट चार्ट से हमें पता चल जाता है कि हाउ मच डिले विल बी देयर इन एनी एक्टिविटी, और वेदर देयर आर डिलेज और नॉट, और देयर आर मल्टीपल डिलेज और नॉट, एंड व्हाई इट इज हैपनिंग. सो नेक्स्ट टाइम प्लान बनाते समय वो चीजें आप लोग याद रखेंगे. वी आर टॉकिंग अबाउट प्लान्ड कंटिंजेंसीज. प्लान मतलब कि हम लोगों को पता है कि ये हो सकता है, उस हिसाब से, राइट? दैट इज ऑल अबाउट पीपीसी एंड यूनिट नंबर 3. व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इज वी विल बी डिस्कसिंग एमसीक्यूज. मे बी अगर आज मोहित सर मुझे थोड़ा सा मदद करते हैं तो मे बी टुमारो ओनली वी विल डिस्कस फ्यू एमसीक्यूज ऑन दीज 3 चैप्टर्स. 3 चैप्टर्स के एमसीक्यूज देख लेते हैं तो वो आपको एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी हो जाएगी. एंड देन वी विल कंप्लीट 4th and 5th एंड देन अगेन एमसीक्यूज. तो आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी हो जाएगा. बट देन प्लीज अंडरस्टैंड एमसीक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नाउ योर फाइनल एग्जाम्स आर ऑन द बेसिस ऑफ एमसीक्यूज. Whatever we are studying, it may or may not be asked in your MCQs. But only preparing for exams is not your task. Your task is to understand the subject and to implement it whenever you are working. If you are working on a shop floor, you should be able to understand whatever we have studied till now. You should be able to implement. You should be able to understand the instructions given by your seniors. अभी आप इसका एमपीएस बना के लेके आओ. एमपीएस सर, एमपीएस क्या रहता है? You need not ask. You know this, right? Fine. So that is all about unit number 3. Any questions on this? सर PERT and CPM के प्रॉब्लम नहीं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. बेटा PERT और CPM अभी आपको है ही नहीं. इसके प्रॉब्लम्स भी रहते हैं जो हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं अंडर द टॉपिक डिसीजन साइंस. जो 2008 का पैटर्न था उसमें ये इस सब्जेक्ट में इन्वॉल्व था. उस समय इस सब्जेक्ट को ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन भी नहीं कहते थे. उस समय वो मटेरियल्स मैनेजमेंट था और प्रोडक्शन मैनेजमेंट था, राइट? तो उसके आपको सम्स करने हैं, बट वो अभी नहीं करने, वो नेक्स्ट सेमेस्टर में सीखने हैं आपको, बिकॉज दैट इज very important for all the students, all specialized students. वो एक कॉमन सब्जेक्ट रहेगा डिसीजन साइंस, बिकॉज आपको सारी चीजें, मतलब you have understood all the theories, you have understood all the principles. Now implementation when it comes,
तो उसके लिए आपको शेड्यूलिंग की जरूरत पड़ती है, सीपीएम पर्ट की जरूरत पड़ती है। सो पर्ट में आपको वो सब चीजें करनी पड़ेगी, वो सब चीजें सीखनी पड़ेगी, बिकॉज डिसीजन मेकिंग इज द ओनली टास्क विच यू विल बी डूइंग henceforth being a manager। आपका डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट होना चाहिए। यू कैन नॉट गो फॉर 100% सक्सेस रेट ऑफ डिसीजन, बट फिर भी मान के चलिए कि डिसीजन आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। सो डिसीजन लेने के लिए भी वी विल सी alternates will be available, maybe there are 4 alternates, right? Marketing, अगर आप लोग मार्केटिंग में हो तो आपका प्रोडक्ट, न्यू लॉन्चिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, तो वो कैसा होना चाहिए, राइट? वो फ्री में देना चाहिए, या फिर वो सैंपल्स देना चाहिए, या फिर उसको टेस्ट होना चाहिए, या फिर उसके प्राइस कम होने चाहिए, या फिर एक के साथ एक फ्री दिया तो भी हम लोग प्रोडक्ट लॉन्चिंग कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट अल्टरनेटिव, उसमें से बेस्ट चूज करने का काम वो आपका रहता है, बिकॉज यू आर द अल्टीमेट प्रॉफिट मेकिंग मेकर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप हेड के जैसे काम कर रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल टेकिंग द डिसीजंस। आपका एक गलत डिसीजन, इफ यू आर वर्किंग इन मल्टीनेशनल, पूरा का पूरा कंपनी डुबा सकता है, और उस पे जो भी 10,000, 5,000, 2,000, 100 फैमिलीज काम कर रहे हैं, उन सबका नुकसान होगा। सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट मीन्स वहां पे एसी में जो बैठते हैं उनको एसी क्यों लगाया जाता है, जब आप वहां पे बैठ जाओगे तब आपको समझ में आता है। दो बाहर बारिश हो रही है, ठंडा इन्वायरमेंट है, तो भी लोग एसी लगा के बैठे रहते हैं। समझ में आ रहा है क्यों लगाया जाता है वो एसी? यस सर। हाँ, क्योंकि वहां पे उतना इतना प्रेशर। टेंशन रहता है कि वो टेंशन से ही पसीना आते रहता है, राइट? सो आप ये एक्सपेक्ट ही मत कीजिए कि आपको एसी का केबिन मिलना चाहिए, बिकॉज वंस यू गेट द एसी केबिन, इट मींस ऑलवेज दिस पोर्शन ऑफ योर बॉडी विल बी रेड हॉट, और उसको ठंडा करने के लिए आपको एसीज लगा के रखनी पड़ेगी, एंड देन एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस। सो ये सब चीजें अगर आपको पता रहेगी तो रेड हॉट होगा ही नहीं, यू नो हाउ टू डू इट, आपने अच्छे से सीखा, एंड दैट्स व्हाई दे नॉर्मली रिक्रूट एक्सपीरियंस्ड पीपल। उसका रीजन ही ये रहता है कि अगर हम लोगों ने किसी नए बंदे को कुछ काम दे दिया, उसको उसका एबीसीडी पता नहीं है, तो इट विल टेक हिम सम टाइम टू अंडरस्टैंड दैट। एक नई मशीन पे आपने लेबर को खड़ा कर दिया, वो बोलेगा साहब मुझे इसका कुछ नहीं पता है, बटन किधर है, ये किधर है, आपको पहले दिन बताना पड़ा, नेक्स्ट डे उसको ऑन ऑफ का बटन बताने की जरूरत नहीं थी, राइट? उसके बाद साहब इसको ये कैसे करना है, ये क्या करना है, उसको पहले 5 दिन 10 दिन आपने ट्रेनिंग दिया। इट मीन्स यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम। दैट्स व्हाई एचआर का काम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। HR people should recruit skilled people, बोलते हैं ना, बट अभी स्किल चाहिए तो पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। कंपनी कहती है कि इससे ज्यादा हम लोग पैसे नहीं दे सकते। फाइनेंस पीपल, राइट? इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अभी आपको ये सब बहुत अच्छा लगता है, बट ये जब आप लोग एक्चुअली करने लगते हैं तो इसमें प्रॉब्लम्स बहुत रहती हैं, जहाँ पे टाइम टू टाइम यू हैव टू टेक डिसीजन। अभी एक स्किल लेबर है, जो मेरे पास स्किल लेबर नहीं है, मेरा मशीन रुका हुआ है, मुझे स्किल से एरोप्लेन है, आपका एरोप्लेन इंडस्ट्री है, आप मलया मलया ना, उसके साथ आप काम कर रहे थे, उसके आप मैनेजर हो। वहां पे एरोप्लेन चलाने के लिए पायलट चाहिए, यू डू नॉट हैव पायलट, राइट? एक एरोप्लेन रुका हुआ है रनवे पे, उसको उड़ाने के लिए पायलट चाहिए। अभी पायलट रिक्रूट करना है एचआर को, सो पायलट जो मांगेगा उतना पैसा आपको उस समय देना पड़ेगा, बट देन नेक्स्ट टाइम दिस शुडंट हैपन। उसके लिए एचआर को पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी कि आई विल कीप 2 or 3 people ready। 2 or 3 people means 2 or 3 pilots के साथ में negotiations पहले से ही करके रखूंगा। They are already working somewhere else, right? जेट एयरवेज में वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, या फिर किसी और इंडियन एयरलाइंस में काम कर रहे हैं, एयर इंडिया, सॉरी इंडियन एयरलाइंस अभी है भी नहीं, तो वहां पे वो काम कर रहे हैं। उनसे मैं पहले से बात करके रखूंगा। द मोमेंट सम पायलट रिजाइंस आई विल टेल देम टू जॉइन माय कंपनी। नेगोशिएशंस वो सब हो चुका है, सैलरी कितना चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये सब फोरकास्टिंग में आता है। एचआर को भी फोरकास्टिंग करना पड़ता है कि एक रेट पता चल जाता है एचआर को। आईटी कंपनीज में सबसे ज्यादा इटरेशन रेट रहता है, राइट? दोज हु आर फ्रॉम एचआर, अभी इसमें कोई एचआर का है बंदा? दोज हु आर अटेंडिंग, एनीवन फ्रॉम एचआर स्पेशलाइजेशन? नो? फाइन। तो एचआर में हम लोगों को बहुत ही ज्यादा अलग टेंशन रहता है। वैसे ही ऑपरेशंस में अलग रहता है, मार्केटिंग में अलग टेंशन रहता है, आईटी में अलग रहता है। उनको टाइम शेड्यूल में ही वो प्रोग्राम बना के देना पड़ता है। तो अद्वैत को कहा जाएगा कि 10 दिन में ये कंप्लीट होना चाहिए, यू नीड टू कंप्लीट दिस एनालिसिस इन 10 days, और मे बी यू नीड टू प्रिपेयर अ प्रोग्राम फॉर दिस इन नेक्स्ट 10 days। सो 10 days में कैसे होगा? रात दिन काम चल रहा है। वहां पे प्रोजेक्ट बेस्ड ही काम रहता है आईटी में,
मैक्सिमम काम प्रोजेक्ट बेस्ड रहता है, उसके पार्ट्स किए जाते हैं और उस टीम को दे दिया जाता है। हर एक टीम मेंबर अपना अपना काम करता है, पीसी बंद करता है और घर चले जाता है। काम नहीं हुआ, आप लोग वहीं पे 24 घंटे बैठे हुए हो। यस और नो, ऐसा होता है नहीं होता है? यस सर, होता है सर। ऐसा ही होता है। और 3 यहाँ दिन पे का स्प्रिंट होता है सर, उसमें 2 दिन डेवलपमेंट को जाते हैं। अगर तो 2 दिन में नहीं हुआ तो फिर क्लाइंट की गाली सुननी पड़ती है। हाँ, तो ये समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे उबाय सर पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते 10 मिनट भी ज्यादा पढ़ा दिए तो माय गॉड सर 10 मिनट ज्यादा हो गया, आप इतना पढ़ा रहे हो, आप बोल नहीं रहे हो बट वो आपके ब्रेन में शुरू हो जाता है। वहां पे ऐसा कुछ नहीं रहता है। वहां पे आपको 10 नहीं 10 घंटे भी बैठना पड़ेगा unless and until you finish your task or else quit the job and go out, राइट? सो डू और डाई सिचुएशन रहती है ऑर्गेनाइजेशंस में, तो स्ट्रेस लेवल हमेशा ज्यादा रहेगा। सो स्ट्रेस को लेने की कोशिश कीजिए। अभी भी हम लोग हमेशा आपको कुछ चीजों का प्रेशर देने की कोशिश करते हैं। असाइनमेंट टाइम पे दीजिए, टाइम पे दीजिए, 10 बार हम लोगों को बताना पड़ता है आपने दिया नहीं आपने, ये हम लोग एक प्रेशर आपको बता रहे हैं बिकॉज यू शुड हैव दैट एक्सपीरियंस। नहीं दिया तो उसका क्या कंसिक्वेंस हो सकता है वो भी हम लोग आपको फेस करने की कोशिश करा देते हैं, क्योंकि आपने नहीं दिया तो आपका नुकसान हो रहा है। henceforth लाइफ में भी you should be able to understand कि अगर ये चीज मैं नहीं करता हूँ तो मेरा नुकसान होगा। अद्वैत ने वो अगर काम नहीं किया 2 दिन में तो अद्वैत को पता है कि एक बार वो कुछ नहीं बोलेंगे, 2 बार नहीं बोलेंगे, बट तीसरी बार पक्का बॉस बुला के बोलेगा अद्वैत प्लीज इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। अद्वैत विल से यस डेफिनेटली, और उसका नेक्स्ट टाइम से उसका परफॉर्मेंस, बट वो स्ट्रेस लेने की ताकत आप लोगों में होनी चाहिए। एंड फॉर दैट यू आर लर्निंग एमबीए। एमबीए में आप लोग मैनेजमेंट तो सीख रहे हैं बट देन यू आर लर्निंग how to do all these things. Fine. Yes. Any other questions you want to ask me? No sir. Yes. In case you want to ask me any queries, any questions. आप लोगों को अभी जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, या एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम आया था बट उसको आपने कैसे सॉल्व किया? इफ यू वांट टू शेयर, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म सो अदर्स विल आल्सो लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। यस सर, एक्चुअली एक क्लाइंट ने हमको टास्क दिया था कि एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग करना है। ओके। मतलब जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं जिनको सुनना और देख नहीं सकते, उनके लिए टेस्ट केस बनाने थे। तो उन्होंने 2 वीक का टाइम दिया था कि ये टेस्ट केस बनाओ, आपकी कैसे करोगे आप टेस्टिंग ये एप्लीकेशन पे। तो वो बहुत हेवी प्रोसेस था, उसके लिए हमको 4-5 डॉक्यूमेंट फॉलो करने पड़े। और बाय द एंड ऑफ जब हमने सबमिट किया उससे भी सेटिस्फाई नहीं था क्लाइंट, सो उसने वो साइकिल बढ़ा दी, 1 वीक और दिया, उसमें और इम्प्रूवमेंट करने के लिए बोला, फिर जाके अप्रिसिएशन मिला। ग्रेट, बट सेम टाइप का ऑर्डर आपको वापस मिला रहता तो शायद इससे ज्यादा अच्छा आपने किया होता, कम से कम टाइम में किया रहता। यस यस, क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि एक्सेसिबिलिटी होता क्या है। एग्जैक्टली बस पढ़ा था उसके बारे में कि ये ऐसा होता है, ब्लाइंड पर्सन्स के लिए होता है जो सुन नहीं सकते और देख नहीं सकते। बट बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे समय में बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी वे आउट। या बट आपके टीम में ही अगर आपको इसके बारे में पहले से पता रहेगा कि ये कैसे करने किसी एक मेंबर को, तो ही कैन गाइड ऑल अदर मेंबर्स। यस, एनीवन एल्स जिसको प्रॉब्लम था और आप लोगों ने अच्छे से उसको सॉल्व किया, आपकी टीम ने सॉल्व किया? सी इसके बाद हम लोग कहते हैं टीम वर्क टीम वर्क टीम वर्क, बट काफी जगह पे ऐसा हो जाता है कि यू बीइंग द मैनेजर ऑफ दैट टीम, यू बीइंग द लीडर ऑफ दैट टीम, एवरीथिंग इज ऑन यू, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही रहती है, राइट? तो उसके लिए आपने अपने आप को इतना स्मार्ट बनाना चाहिए। अब स्मार्ट कैसे बनते हैं हम लोग? स्मार्ट सिर्फ बिहेव करने से नहीं बन जाते, एटीट्यूड दिखाने से नहीं बनते, वी नीड टू गेन नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। चाय भी अगर बना रहे हो और आप एक चाय के शॉप का, अच्छी चाय के शॉप का आप ओनर हो, तो you can earn lakhs of rupees in a month I'm saying, right? but वहां पे डिसीजन लेने आपको आनी चाहिए, चाय की प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए, अच्छी से अच्छी टी कहाँ पे मिलती है, किस कंपनी में मिलती है या फिर किस स्टेट से मिलती है, वो सब आपको पता होना चाहिए। सो ये छोटे छोटे डिसीजन मेकिंग आपको करने आनी चाहिए। unless and until you are able to do such things, you will not be successful, you will not at all be successful. So जितने भी लेक्चर आप कर रहे हो, though that lecture is very interesting or very boring, just
ट्राई एंड लिसन टू इट। अभी ये तो अभी काफी इजी हो गया कि आप लोग ऑनलाइन ऑन करके रख देते हैं जूम मीटिंग्स, बट सोचने की कोशिश कीजिए कि teacher is in front of you and he is teaching or she is teaching, and then her style of teaching is not very good. That doesn't matter. That doesn't matter. Always respect the person who is trying to give you some other knowledge, right? I have seen people, those who are very intelligent, they have completed their PhDs in particular subject, but then unable to express. But still they have knowledge. ऐसा नहीं है कि उनको knowledge नहीं रहता है, वो सिर्फ अपने knowledge को आप तक नहीं पहुंचा पाते. It doesn't mean they are bad teachers, right? तो उनको भी आपने respect देना चाहिए. कुछ भी सुन रहे हैं आप, वो कभी भी आपको काम में आ सकता है, कभी भी काम में आ सकता है. इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है अभिमन्यु का. अभिमन्यु पता है आपको? अभिमन्यु कौन सा कैरेक्टर है? रामायण में था या महाभारत में? महाभारत में था अभिमन्यु. अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह बनाया गया था. 7 layers were there, और उसको 7 layers क्रॉस करके अंदर जाना था और वापस से फिर बाहर आना था, राइट? बट अभिमन्यु का क्या हुआ? अभिमन्यु अपने मॉम के पेट्स में ये सिर्फ सीखा था, जब उसके डैड उसकी मॉम को बता रहे थे कि अब ये चक्रव्यूह कैसे तोड़ना चाहिए. बट काफी 2, 3, 4, 5 के बाद अभिमन्यु को नींद लग गई और वो सुन नहीं पाया. वहां पे अभिमन्यु का रोल ही नहीं था. he was in his mother's womb. तो उसने तो ये सोचना चाहिए था ना कि ये तो मेरा पार्ट है ही नहीं, मैं क्यों करूं, मुझे क्या लेने देना, मैं बड़ा होकर लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, वो तो अभी तक मैं पैदा हुआ ही नहीं हूं, तो ये सब चीजें मैंने की. बट स्टिल उनके कानों पे पड़ा और उन्होंने काफी अच्छे से ये किया. बट देन जहां पे वो लड़ नहीं पाए, क्यों नहीं लड़ पाए? बिकॉज वहां पे उनकी मॉम को नींद लग चुकी थी. मॉम को नींद लगी मतलब जो लिसनिंग प्रोसेस वो उनका भी बंद हो गया था. समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? सो ऑलवेज ट्राई टू लिसन थिंग्स, whether it is of your use or not, don't decide right now. You never know वो चीज सुनी हुई कब आपको काम में आ जाए. आप बस आपकी रुक गई है, बस का ब्रेकडाउन हो गया है, तो जाके खड़े हो जाइए वहां पे. वो भैया क्या कर रहा है, कैसे वो ब्रेकडाउन को रिपेयर कर रहा है, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए. You never know, you will owe your own bus company. उस बस कंपनी को चलाने के लिए you should also know such processes. You never know कब क्या आ सकता है. मॉम कुछ बना रही है किचन में या आपकी सिस्टर कुछ बना रही है, तो वहां पे जाके खड़े होकर सीख लो. This is the Japanese technique. Japanese लोग क्या करते हैं? They never sit in their AC cabins. They never sit in their AC cabins. वो शॉप फ्लोर पे आके खड़े हो जाते हैं और वहां पे जो भी प्रॉब्लम है वहीं पे डिस्कशन करते हैं. हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एसी रूम में बैठते हैं. हमारा कंसेप्ट ही अलग है काम करने का. मतलब हमारा मतलब फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस आई एम टॉकिंग अबाउट. हम लोग एसी रूम में बैठेंगे, वहां पे चाय नाश्ता मंगाएंगे और चाय नाश्ता खाते खाते हम लोग वो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. एंड नोबडी एक्चुअली नोज कि वो प्रॉब्लम है क्या. But still we discuss ours together and we try to arrive at some conclusion, which is absolutely wrong. वो conclusion का कुछ भी मतलब नहीं निकला, right? Best way is जहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है वहां पे जाके खड़े हो जाओ. एक मशीन ब्रेकडाउन हो चुका है, वहां पे मशीन के आसपास चेयर्स लगा दो, वहां पे बैठ के डिस्कशन करो. थोड़ा गर्मी होगा, बट एक्चुअली जब उस साइट पे जाके आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तब आपको पता चलेगा कि ओहो ये प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं था, एक पिन उसका गिर गया था, पिन वापस से लगा दिया, मशीन चालू हो गया. बट ये उस लेबर का काम नहीं है, उसको वो समझ ही नहीं आता है. वो तो सिर्फ प्रोडक्ट बनाने के लिए बैठा हुआ है. आप मैनेजर हो, आपको ये पता होना चाहिए कि पिन निकल गई है या पिन गिरने से ये प्रॉब्लम हुआ है, या फिर लेबर ने गलती से सेटिंग बदल दिया था मशीन का, तो आपके मशीन का जो आउटपुट है वो खराब होने लग गया. अभी आपको एसी रूम में बैठ के नहीं पता चलेगा कि आउटपुट क्यों खराब हो रहा है. कस्टमर स्टार्टेड कंप्लेनिंग, ये माल कस्टमर तक भी चला गया, क्वालिटी कंट्रोल के भी ध्यान में नहीं आया, राइट? कस्टमर ने आपको फोन किया डायरेक्ट, बिकॉज कस्टमर आपका एकदम क्लोज था, बहुत लॉयल था, कि साहब ये क्या हो रहा है, अभी तक प्रोडक्ट अच्छा आता था, अभी ये प्रोडक्ट तो चलता भी नहीं, ये टूट रहा है, ये कुछ भी एक्सवाइजी प्रॉब्लम आ रही है. देन यू स्टार्टेड थिंकिंग. बट उसके लिए आपने मीटिंग बुलाई सारे मैनेजर्स की एसी केबिन में, वहां पे उनके लिए फिर समोसे और फिर पकौड़े और वो सब खा रहे, बाहर बारिश चल रही है, यू ऑल आर डिस्कसिंग कि कस्टमर का ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है. नो, दैट इज द रॉन्ग वे. आप लोग शॉप फ्लोर पे जाइए, वहां पे देखिए क्या प्रॉब्लम है, लगे तो वहीं पे चाय नाश्ता मंगा लीजिए, वहीं पे 2-3 लोग बैठे हुए हैं, आप लोग डिस्कशन कर रहे हो, दिन भर वहां पे बैठे हो, फिर पता चला कि अरे यार ये तो सेटिंग बदल दिया था, जो टेम्परेचर 50 डिग्री चाहिए था किसी ने उसको 35 डिग्री करके रख दिया था, उसकी वजह से जो भी प्रोडक्ट बेक हो रहा था वो ठीक से नहीं हो रहा था, एंड दैट प्रोडक्ट वाज हैविंग प्रॉब्लम. Please understand this, whatever I'm saying. I have worked in industry for 12 years and I worked as production manager.
तो मैं ये भी आपको बता रहा हूँ कि जब तक आप खुद अपने हाथों से किसी को काम करके नहीं प्रूव कर सकते, आपका जो सबऑर्डिनेट रहेगा, ही विल नॉट फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस। माइंड इट वेरी वेल। अद्वैत को जब तक, या फिर सुविधा को, या फिर अभिषेक को जब तक पता नहीं हो कि ये कैसे करना है, कि देख, और यू ऑल कैन नॉट टेल योर सबऑर्डिनेट्स की इसको ऐसे 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 करो, क्योंकि उसको पता है कि ये जो लिखा है वो लिखने के लिए सिर्फ लिखा हुआ है, बट इसका काम करने का तरीका ही अलग है, ये सर को पता ही नहीं है। एंड देन दे मेक फन ऑफ यू। वो आपको रिस्पेक्ट सिर्फ फेस पे देंगे, बाद में उनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, बिकॉज यू आर नॉट वर्थ इट। आपको प्रोसेस ही पता नहीं है। सो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस। जहां काम कर रहे हो उसके इन एंड आउट पता होने चाहिए, उसके कस्टमर्स कौन है वो पता होने चाहिए, वो कस्टमर कैसे उस प्रोडक्ट को यूज करेगा वो आपको पता होना चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल है मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स जब इंडिया में आने लग गए तो इंडियन कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट ही काफी अलग थी, क्योंकि इंडियन कंडीशन काफी अलग रहता है। जो मिट्टी में काम करने वाला है या जो लोहार है वो अलग टेम्परेचर में काम करता है, मिट्टी में काम करने वाला मिट्टी में या कीचड़ में काम करता है, या फिर कोई बिल्डिंग में काम कर रहा है तो वहां से वो मोबाइल गिर भी सकता है। ऐसे अलग अलग कंडीशंस में मोबाइल यूज होता है, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे उन्होंने इम्प्रूव करना शुरू किया, एंड दे ऑलवेज लर्न फ्रॉम देयर डिफेक्ट्स। इसीलिए एवरी वीक दे कम आउट विथ न्यू मॉडल, एवरी वीक दे कम आउट विथ न्यू मॉडल। उसका एक और रीजन है, फॉर मार्केटिंग स्टूडेंट्स दे एक्सटेंड द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। मार्केटिंग स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, एक्सटेंशन ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपने सुना है क्या रहता है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या रहता है? इट ग्रोस, इट रीचेस मैच्योरिटी एंड देन इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। PLC बराबर है? यस सर। हाँ, बट इसको अगर हम लोगों को एक्सटेंड करना है, सी इट ग्रोस मैच्योरिटी, आपका प्रोडक्ट काफी अच्छे से मार्केट में चल रहा है, बाद में उसका सेल कम 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 होने लगता है। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नीचे गिरने लगा, व्हाट नेक्स्ट? कलर टीवी, अगेन उसका ग्राफ ऊपर चला गया। कलर टीवी का भी आगे हो गया, फिर आगे LCD, आगे LED। तो वो जो कर्व्स हैं वो मल्टीपल कर्व्स में बदलने लगते हैं। मोबाइल का भी वैसे ही रहता है। आपने MI का, रेडमी का मोबाइल खरीदा हुआ है, Xiaomi का मोबाइल लिया हुआ है, तो उसका ग्राफ नीचे जाने लग गया, दे कम आउट विथ न्यू मॉडल, ऊपर और एक नया मॉडल, उसमें और मॉडिफिकेशन। सो दे ट्राई टू गेन द मार्केट लॉयल्टी बाय मेकिंग प्रोडक्ट इन अ डिफरेंट मैनर, और आपके प्रॉब्लम समझ के वो प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट्स करते रहते हैं। So every week you see a new model is coming in the market. That is extension of product life cycle. Yes. If no questions, shall we stop? यस सर, थैंक यू सर। Thank you. Yes. Thank you all. Have a good day. Thank you, sir. Yeah. Please take care. Please take care.